छोटे-छोटे बच्चों में भी रिस्क होता है क्या थायराइड होने जी का? बिल्कुल होता है। इस प्रकार बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इस प्रकार बात करते हैं, देखिए थायराइड की जो हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन को डायग्नोस करना चाहते हैं वो होता है वो महिला जो गर्भ धारण करने की अवस्था में होती है, जो प्रेग्नेंट होना चाहती है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी जो बेसिक एग्जामिनेशन है एक प्रेग्नेंट फीमेल का, उसमें थायराइड जरूर होता है। उसका कारण है कि अगर आप हाइपोथायराइड है, आपके अंदर थायराइड की कमी पहले, तो जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले 3 महीने अपना थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होता। तो वो मदर के थायराइड ग्लैंड से ही उसका मेटाबॉलिज्म चलता है। तो अगर मदर भी हाइपोथायराइड है तो आप बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर जो गर्भवती महिला है उसका थायराइड को हम जांच करें और उसको टारगेट रेंज में रखें। अब गर्भवती महिला की टारगेट रेंज बिल्कुल अलग होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो हम चाहते हैं कि वो महिला जो गर्भवती है, जिसको गर्भ धारण करना है, उसका थायराइड जनरली 3 के नीचे रहे। जबकि एवरेज में ये जो टारगेट है वो 10 तक भी हो सकता है। ओके। और अगर वो बढ़ जाता है सर तो बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है, जी मेजर जी इफेक्ट हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बच्चे का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा, बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ अंदर रुक जाती है। अगर वही बच्चा जब पैदा होगा तो शुरुआत में तो नहीं पता लगता कि बच्चे को हाइपोथायराइड, अगर बच्चे को हाइपोथायराइड हुआ तो आगे जाके उसका ग्रोथ कम होना, उसकी मेंटल अलर्टनेस, इन सब चीज़ों पे थायराइड का असर पड़ता है। ओके। मिसकैरेजेस के तो केसेस नहीं बिल्कुल होते? होते हैं मैम, बिल्कुल थायराइड होते हैं। की मैंने वजह से? जी जी मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। सो मिसकैरेज बहुत कॉमन कॉज होता है अनडायग्नोज थायराइड, जो उसका बहुत कॉमन कॉज होता है अनडायग्नोज थायराइड। उसका अगर आपने थायराइड की जांच नहीं करी है तो मिसकैरेजेस होते हैं, बिकॉज बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। जब समय के हिसाब से बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो मिसकैरेज में रिजल्ट कर जाएगा। ऐसे कितने केसेस आपने देखे होंगे अभी तक? देखिए आजकल मैं आपसे कहूँगा कि ये केसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है आजकल डॉक्टर्स में, और हमारी सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं जहाँ पर कि प्राइमरी मेडिकल जो सेंटर्स होते हैं, नॉट, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन यहाँ तक कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी प्रेग्नेंट फीमेल्स का थायराइड टेस्ट करा लिया जाता है। तो अच्छी एक पहल है सरकार की और उसको सपोर्ट किया है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने। और सब गायनेकोलॉजिस्ट का पहला टारगेट होता है कि वो लोग फर्स्ट एएनसी में ही थायराइड की जांच करा ले, तो इसलिए इसके इंसिडेंसेस बहुत कम हो गए, बहुत कम। सर थायराइड का सबसे सीरियस केस क्या होता है? मतलब किस स्टेज पे जाके एकदम ऐसा हो जाता है कि इसको ट्रीट किया ही नहीं जा सकता? देखिए ऐसा नहीं है कि थायराइड को ट्रीट ना किया जाए। जो थायराइड की 2 सबसे सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपको हाइपरथायराइड है तो उसमें थायराइड टॉक्सिकोसिस बोला जाता है। देखिए हाइपरथायराइड के अंदर आपको मैंने जिस प्रकार से बताया, उसमें थायराइड ग्लैंड की आपका एक्सेस टीएच सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन्स को। थायराइड के 2 हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4, और TSH से डिपेंडेंट होते हैं। तो जब T3 T4 का एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है तो बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आने लगते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, पैल्पिटेशंस। जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पैल्पिटेशन इतना होता है कि आपको अरिथमियाज होने लग जाते हैं, हृदय की गति बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हार्ट फेलियर तक के साइंस हो जाते हैं। और इसको थायराइड, जब इसकी चरम सीमा पे पहुंचता है तो इसको थायरोटॉक्सिक स्टॉर्म बोलते हैं। बट भगवान की दया से आज हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जहां पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार अगर हाइपोथायराइड है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो TSH बढ़ता रहता है। जो हमारे पास कई बार आते हैं TSH 600 तक भी आता है, और मरीज बिल्कुल लिथार्जिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार गुर्दों और लीवर पे भी असर होता है। इसको मिक्सेडीमा कोमा बोलते हैं। मरीज आपके पास बेहोश आता है, आपको इसको डायग्नोज करना पड़ता है, और उसकी भी दवा हमारे पास है जो हम देते हैं, और मरीज रिकवर कर जाते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि थायराइड का आपके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, आपकी लीवर के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है, क्या हमारी आंखों पर भी इसका असर पड़ता है? जब आपको हाइपरथायराइड होता है तो हाइपरथायराइड के अंदर एक ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ग्रेव्स डिजीज होता है, जिसके अंदर तो थायरोटॉक्सिक्स में मिलता है, टॉक्सिकोसिस में मिलता है। वहीं पर ग्रेव्स डिजीज में ऑप्थेल्मोपैथी हो जाती है, जो हमारी आंखें हैं वो बाहर की तरफ बल्ज करने लग जाती हैं। सो वो आंखों पे एक असर होता है। बेसिकली उसमें जो आई मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो बल्ज आउट करती हैं। ओके, मतलब आंखों पर भी इसका जी असर जी हो जी जी सकता है? लीवर पे जो मैंने आपसे बात की उसका डायरेक्ट असर लीवर पे नहीं है, मगर जब बेसिक मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जब थायराइड बढ़ने लगता है, उसकी वजह से लीवर के अंदर एंजाइम्स वगैरह के अंदर बढ़ने लग जाते हैं, तो वो असर है, पर डायरेक्ट असर इसका लीवर पे नहीं है। ओके। जी सर फॉर एग्जांपल अगर उनको इस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आपने सिम्टम्स मेंशन किए कि आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको पैल्पिटेशंस वगैरह हो रहे हैं, तो क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं सबसे पहले?
आप जब भी एक डॉक्टर ये शक करेगा कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो T3, T4 और TSH टेस्ट कराएंगे, क्योंकि इन्हीं टेस्ट से हम करीब करीब 100% पता लगा सकते हैं कि थायराइड की दिक्कत कहाँ पर है और ये हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड। तो इन 3 टेस्टों से हम पता लगा सकते हैं आराम से। ओके सर, आई एम श्योर आपके पास अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं। कभी ऐसा कोई केस आता है आपके पास जो आप भी एकदम शॉक हो जाते हो कि अरे ये क्या कंडीशन है, या आपको थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करने में टाइम लगता हो? देखिए, हमारे पास कई बार मरीज आते हैं जो आईसीयू में आते हैं, जिनके अंदर की हृदय की गति बहुत तेज होती है। उनको एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो अक्सर ये सब माना जाता है कि ये जो बीमारी है ये हृदय की वजह से हुई है, हृदय की कोई गति बढ़ने से हुई है। पर जब हम इसे कारण ढूंढते हैं तो उसमें थायराइड के कल्प्रेट निकलता है, और इसकी हृदय की गति को कंट्रोल तो हम लोग कर लेते हैं, बट साथ में जब इसका थायराइड का इलाज किया जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और थायराइड का आपको एक और समझना होगा कि थायराइड उन पॉपुलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से और आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो या तो आपके हृदय की गति बहुत तेज हो जाएगी या ब्रैडीकार्डिया, हृदय की गति स्लो हो जाएगी। दोनों ही केसेस में हार्ट के मसल्स वीक होने का डर होता है। इसलिए जिसको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है उनको रेगुलर अपना थायराइड चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन को वर्सन कर सकता है। ओके आपने बताया कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन, जैसे अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हो सकता है आपका थायराइड भी बढ़ा हुआ है। जी। सर, अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई और अदर मेडिकल कंडीशंस है, उनसे भी थायराइड ट्रिगर होता है या उसका कुछ रिलेशन होता है? देखिए, थायराइड का डायरेक्ट रिलेशन तो डायबिटीज से नहीं है, मगर ये दोनों ही आजकल अगर आप देखेंगे तो दोनों ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको डायबिटीज होगी, डायबिटीज भी अनुवांशिक है। अगर सपोज करिए आपके एक पेरेंट है, आपके पेरेंट को डायबिटीज भी है और हाइपोथायराइड भी है, तो दोनों डायबिटीज और हाइपोथायराइड दोनों का अनुवांशिक होने का चांस है। और अगर आप लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे तो ये दोनों बीमारियां आपको कोएग्जिस्ट कर सकती हैं एक साथ। बहुत सारे मरीजों में डायबिटीज के साथ हाइपोथायराइड कोएग्जिस्ट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने वजन का ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज का ध्यान रखना होगा, ताकि दोनों बीमारियां से आप एटलीस्ट आप इनको बिल्कुल प्रिवेंट तो नहीं कर सकते अगर ये अनुवांशिक है, बट आप किसी तरह से इनको डिले कर सके या चांसेस कम हो इनके होने के। ओके सर, अभी आपने डाइट के बारे में बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो आपने बताया था कि थायराइड के पेशेंट्स को ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनकी डाइट में शामिल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, अगर सबसे पहले आयोडीन, मैंने आपको बताया आयोडीन की एक मात्रा है जो आपको लेनी है रोज। उसके बाद एक सेलेनियम नाम का मेटल होता है। सेलेनियम नाम का हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसका पर्पस होता है T3 से T4 की कन्वर्जन में मदद करता है। जब आपका थायराइड काम करता है तो T3 T4 में कन्वर्ट होता है, उसका पेरिफेरल एक्शन होता है। इसलिए सेलेनियम आपको जरूर लेना चाहिए। सेलेनियम आपको अक्सर नट्स में मिलता है। सबसे अच्छे ब्राजील नट्स होते हैं, बट हर नट्स में सेलेनियम होता है। सी फूड और सी वेजिटेबल्स जो होती है उनके अंदर भी ये होता है। और बाद में आपको आयरन आपको अपने शरीर में पूरा रखना है, क्योंकि थायराइड अगर आपको है तो इस पर आयरन मेटाबॉलिज्म पे भी असर पड़ता है। उसी के साथ जिंक ज़रूरी है खाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमें खाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक हेल्दी थायराइड ग्लैंड आपका फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। बट सबसे जो ज़रूरी है वो है सेलेनियम और आयोडीन। ओके, और इन किन-किन तरीके के फूड आइटम से मिल सकता है? मैक्सिमम जो आपको मिलते हैं वो होता है सी फूड्स। फिश इज़ अ बहुत बढ़िया सोर्स है आपके लिए इन दोनों चीज़ों के लिए, जिंक के लिए भी और सेलेनियम के लिए भी। और आयोडीन तो आप जानते हैं, आयोडाइज सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं इन सब के अंदर होता ही होता है। जो हमारी वेजिटेरियन ऑडियंस है उनके लिए आप क्या फूड आइटम सजेस्ट मैंने करेंगे? बताया एग्जैक्टली कि आप नट्स खाइए, और नट्स अगर आप लेंगे उसके अंदर होता है। बाकी हम लोग आजकल ये अंकुरित जो चने और ये सब होता है, इन सब चीज़ों को खाइए। सो अंकुरित दालें खाइए। इन सब चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर पूरे जाएंगे। अगर आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं या अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो टैबलेट्स आते हैं, जो सप्लीमेंट्स आते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करके उसको ज़रूर लीजिए। ओके सर, थायराइड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं अगर आपको थायराइड है तो आपको जूसेस नहीं पीने चाहिए, क्योंकि उनमें फाइबर सारा चला जाता है, और आपको ना फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। तो ये बात कितनी सही है? देखिए, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका कोई कोरिलेशन थायराइड से, जैसा मैंने आपको बताया कि फाइबर और थायराइड का कोई कोरिलेशन आपस में नहीं है, बट फाइबर आपके गट के लिए वैसे भी अच्छा होता है।
तो अगर आप होल फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ भी हेल्दी रहती है। और अक्सर आप ये देखिए कि डायबिटीज़ के साथ थायराइड बहुत कॉमन होता है। इस वजह से कई जगह यूट्यूब्स वगैरह पे मना किया जाता है, वो इसीलिए कि अगर आपको थायराइड के साथ डायबिटीज़ है और अगर आप जूस पियेंगे तो आपकी शुगर्स लेवल हे वायर हो जाएंगे, और इस वजह से कोशिश की जाती है कि आप इसको अवॉइड करें, और हमेशा होल फ्रूट खाना बेटर होता है जूसेस से। ओके। ऑल्सो आप एक्सरसाइजेस के बारे में भी बात कर रहे थे, किस तरह की एक्सरसाइजेस जो हैं वो थायराइड पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? हर तरह की एक्सरसाइज थायराइड पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। अब वो Okay. चाहे अगर आप बहुत व्यस्त है तो आप वॉकिंग कीजिए। आजकल सबको कहा जाता है कि 6000 से 8000 स्टेप्स चलिए। बाकी जितनी हाइपरमेट्रिक एक्सरसाइजेज, स्विमिंग हो जाती है, वॉकिंग हो जाती है, प्लेइंग बैडमिंटन, स्क्वॉश, वॉट साइकिलिंग, जो भी आप करें, हर एक्सरसाइज जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है वो बढ़िया है थायराइड के लिए। ओके।